हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकाव या ठहराव तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। बोलने वाले के कथन में अधिक स्पष्टता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। विराम चिन्हों के द्वारा भाषा की रचना में बड़ा सहयोग मिलता है, क्योंकि विराम चिन्हों द्वारा लेखक या वक्ता अपने भावों तथा विचारों को रुक रुक कर समझाता चलता है। हिंदी के विराम चिन्ह। चलिए, हिंदी में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें जान लेते हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना। यह हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसे कॉमा से प्रकट किया जाता है इस तरह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला, वाक्य में आए हुए समान महत्व के शब्दों को अलग अलग दर्शाने के लिए, जैसे मैंने बाजार से सेब संतरे अंगूर, सेब संतरे अंगूर के बीच में अल्प विराम लगेगा, और केली खरीदे। दूसरा है हाँ या नहीं के पश्चात, जैसे हाँ इसके बाद अल्प विराम, मैं यह कार्य कर दूंगा, नहीं इसके बाद अल्प विराम, अब वह यहाँ नहीं रहता है। तीसरा है एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे रोको अल्प विराम, रोको अल्प विराम लगेगा, इन सभी छात्रों को रोको। चौथा है पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अभिवादन समापन के अतिरिक्त पता लिखने में भी इसका विशिष्ट प्रयोग होता है। जैसे अभिवादन में इसके बाद अल्प विराम लगेगा, प्रिय मित्र अल्प विराम का प्रयोग, पूज्य पिताजी अल्प विराम का प्रयोग होगा। समापन में लगता है जैसे भवदी है, इसमें अल्प विराम, तुम्हारा अग्रज अल्प विराम का प्रयोग। पांचवा है उद्धरण से पहले, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अल्प विराम का प्रयोग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। छठा है संबोधन के पश्चात भी अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे अक्ष अल्प विराम का प्रयोग होगा, आजकल तुम कम पढ़ते हो। सातवां है बड़ी बड़ी संख्याओं में हजार लाख करोड़ आदि को अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे 59 करोड़ अल्प विराम लगेगा, 29,35,411, इनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग हो। दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम के लिए ऊपर बिंदु और नीचे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसे अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है, फिर भी निम्नलिखित स्थानों पर इसे लगाया जाता है। पहला, यदि दो से अधिक प्रधान उपवाक्यों के लिए एक ही कर्ता का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद अर्धविराम का प्रयोग होगा। जैसे वह वहीं जाता है वहीं बैठता है, कभी सोता है कभी खाता है, तो वहीं जाता है इसके बाद अर्धविराम, वहीं बैठता है उसके बाद भी अर्धविराम, इसके बाद अर्धविराम लगता रहेगा। दूसरा है उपाधियों के बीच में भी अर्धविराम लगाया जाता है, जैसे बीए इसके बाद अर्धविराम, बीएड अर्धविराम लगेगा, एमएड के बाद, एमए के बाद। तीसरा है पूर्ण विराम। इसका परंपरागत चिन्ह ये है, एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है, परंतु अब कुछ पत्रिकाओं में इसके स्थान पर फुल स्टॉप का भी प्रयोग होने लगा है, किंतु ज़्यादातर लेखक आज भी इसका परंपरागत चिन्ह ही लगाते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। पहला, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता है, जैसे एकता में शक्ति है, वाक्य खत्म और पूर्ण विराम का प्रयोग। किसी को आदेश देते समय भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी लाओ, पूर्ण विराम। तीसरा, कभी कभी अर्थ की पूर्णता के कारण और परंतु इसलिए अतः आदि समुच्चय बोधकों से पहले भी वाक्य के अंत में इस पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस समय में आपका कोई भी कार्य नहीं कर सकता, पूर्ण विराम, अतः आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, फिर पूर्ण विराम लगेगा। चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्राय विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय ये क्या हो गया, हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। संबोधन का भाव व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे अरे विस्मयादि बोधक का चिन्ह, मनोज जरा इधर आना। पांचवा है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में किसी से कुछ पूछा जाए, किसी से प्रश्न किया जाए, तो वहां जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आपका विद्यालय कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा, विभाजक या योजक। दो शब्दों को जोड़ने के लिए या तुलना करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभाजक या योजक कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। पहला है सहचर शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे खाना पीना, इसके बीच में योजक चिन्ह लगेगा, आना जाना योजक चिन्ह लगेगा।
दूसरा है तत्पुरुष और द्वंद्व समाजों में इसका प्रयोग होता है। जैसे तत्पुरुष समाज, राजपुरुष, इसके बीच में योजक चिन्ह, नीलकमल योजक चिन्ह। द्वंद्व में जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, इसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। सातवां है उपविराम। उदाहरण या निम्नलिखित या का संकेत करने के लिए तथा नाटक के संवादों में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके बाद उपविराम का प्रयोग होगा, दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे सैनिक, उपविराम लगाएंगे, महाराज की जय हो, महाराज, फिर उपविराम लगेगा, कहो क्या समाचार है। आठवां है निर्देशक चिन्ह। यह योजक से आकार में बड़ा होता है, इसका चिन्ह लंबा होता है। उदाहरण देने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, इसके बाद निर्देशक चिन्ह लगेगा, हिंसा से बड़ा अस्त्र नहीं। नौवां है विवरण चिन्ह। किसी बात को क्रमवार बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिंग के दो भेद हैं, इसके बाद विवरण चिन्ह लगाएंगे, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। दिशाएं 4 होती है, विवरण चिन्ह पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 10वां है कोष्ठक चिन्ह। हिंदी में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। पहला है वाक्य में लिखित पद विशेष को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए। जिसे सत्यवादी, कोष्ठक चिन्ह लगाएंगे, उसमें हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग अपनाया। दूसरा है क्रमांक के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा है नाटकों में रंग संकेत देने के लिए अथवा पात्रों को मनोदशा बताने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रानी प्रस्थान करती है, कोष्ठक चिन्ह में रखेंगे। स्वागत, कोष्ठक चिन्ह ये लगाए जाते हैं इसमें। 11वां है उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग इकहरे और दोहरे दोनों रूपों में किया जाता है। जहाँ किसी पुस्तक में से कोई वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। जैसे मुझे फूल मत मारो, डबल लगा है इसमें, दोहरा। पुस्तक या लेखक का उपनाम आदि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण काव्य परंपरा में सूरसागर, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कवि रामधारी सिंह दिनकर, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करके दिनकर लिखेंगे। 12वां है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। जहां कुछ लिखने से छूट जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश सुख दुख में मेरे साथ रहता है, सुख दुख लिखना भूल गए तो आप त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाइए और ये शब्द लिख दीजिए। दूसरा, बाल मजदूरी एक अभिशाप है, एक लिखना भूल गए तो त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाइए और एक लिख दीजिए। 13वां है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द के पहले वर्ण के सामने किया जाता है। जैसे वी के शर्मा, इसको वी लाघव चिन्ह, के लाघव चिन्ह लिख दिया, यानी कि विनोद कुमार शर्मा। डॉक्टर के लिए भी हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। कृपया पृष्ठ उलटिए, तो क्री और लाघव चिन्ह, प्री और लाघव चिन्ह और उ लाघव चिन्ह। ऐसे प्रोफेसर के लिए लगाते हैं, प्रश्न उत्तर के लिए लगाते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए लाघव चिन्ह लगाते हैं, मध्य प्रदेश के आगे लाघव चिन्ह लगा सकते हैं। चलिए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। विराम का अर्थ है रुकाव या ठहराव तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। लिखते समय वाक्य के बीच में विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, विभाजक या योजक, उपविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह व संक्षेप या लाघव चिन्ह। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।